खबर इंडिया वॉइस की करेंगे शुरुआत। सबसे पहली खबर और सबसे अहम खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई है। हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सीजेआई का यह बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है मामले में। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी। फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है। हाईकोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी है और फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा बयान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बड़ा बयान आया है सामने। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई, और सीजेआई ने कहा है हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अब जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तो ये तारीख 23 सितंबर की बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का घेराव कर रहे थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक लखनऊ के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। प्रियम, जिस संघर्ष को कर रहे थे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी, जिस संघर्ष को लगातार कर रहे थे, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आ गया है। बिल्कुल श्रुति, देखिए 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला, जिस तरीके से उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई करी, तो फिलहाल अभी जो नई सूची तैयार करने का हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो आदेश था उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की तारीख जो है वो दे दी है। और उसमें सभी लिखित दलीलें जो हैं वो मांगी गई हैं। सभी पक्षों को उसमें बुलाया गया कि वो आए और अपने अपने पक्ष को रखें। फिलहाल अभी अगर बात करें तो देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो इस बात का आरोप सरकार पर लगा रहा था कि जो आरक्षण है, संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण है, उसका उस भर्ती में पालन नहीं किया गया है और इस वजह से उन लोगों का नाम जो है वो सूची में नहीं आ पाया था। इसको लेकर जो मामला था वो हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट की एकल बेंच में पहले इस मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद डबल जज की जो बेंच थी उस मामले में सुनवाई करी और उसमें कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। सरकार को आदेश दिया था कि वो फिर से नई सूची जारी करे और उन जो बच्चे हैं जो उस आरक्षण के तहत जिनका नाम आना चाहिए था उनको समायोजित किया जाए। सरकार की तरफ से भी जैसे ही ये डबल बेंच का आदेश आया उसके बाद एक बैठक बुलाई गई थी। खुद पीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई थी और उसमें हर एक पक्ष को सुना था। जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसको भी देखा गया था कि आगे किस तरीके से इसमें कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उस समय भी सरकार ने कहा था कि हम हर एक के जो अधिकार हैं, जो उसके संविधान के द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण है उसके तहत ही पूरी कार्रवाई जो है की जाएगी। और सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था कि वो इस हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और नई सूची सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। लेकिन उन अभ्यर्थियों की तरफ से जिनका चयन हुआ था, सामान्य वर्ग के थे और जिनकी कहीं ना कहीं नौकरी खतरे में थी, जिनके बीच में एक मायूसी थी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से फिलहाल अभी कह सकते हैं कि इस नई सूची बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोनों ही पक्ष की तरफ से, चाहे जिन लोगों का समान श्रेणी के तहत जिनका चयन हुआ था वो हो या फिर जिन लोगों के सपोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला आया था वो हो, दोनों ही तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा था नई सूची जारी करने के लिए। तो जो आरक्षण के तहत जिन लोगों का नाम आना था वो अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द अपनी नई सूची जो है उसको जारी करे। और इसी को लेकर अगर आप देखें तो बेसिक शिक्षा निदेशालय पर लगातार उनका प्रदर्शन जो था वो देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग के ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिनका चयन हो चुका है, वो नौकरी कर रहे थे, उनकी तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था क्योंकि उनको इस बात का डर था
कि अगर नई सूची आती है तो शायद उनके नाम को बाहर कर दिया जाए और उनकी जो सेवा है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के बीच में काफी इस समय कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करी है। अभी फिलहाल सरकार पर को उन्होंने रोक लगाने के लिए कहा है कि जो नई सूची तैयार की जा रही है इस पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई के बाद अब क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ हालात है अभ्यर्थियों के बीच, कैसा उत्साह है? देखिए, चूंकि अभी एक वर्ग जरूर थोड़ा सा कहीं ना संतुष्ट नजर आ रहा है, चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो नई सूची को जारी ना करें, तो इससे कहीं ना कहीं वो सामान्य वर्ग के वो शिक्षक जो अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी थे जो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे और जिनके पक्ष में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया था, उनमें मायूसी जरूर है। अब देखना होगा आगे जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चलेगी, सरकार से उसका पक्ष मांगा जाएगा, दोनों ही पक्षों के जो अभ्यर्थी हैं या जो चाहे वो शिक्षक हो जो बतौर मौजूदा वक्त में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या फिर वो अभ्यर्थी जिनका नाम इस आरक्षण सूची के तहत आना चाहिए था, उन सभी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब लिखित में जो है वो जवाब मांगा है और उनको तलब भी किया है कि वो आए, कोर्ट में उनका बाकायदा बुलाया जाएगा, वहां पर सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी कि आखिर किस तरीके से इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है, कहाँ पे क्या गलतियां रही हैं या नहीं रही हैं, उन सभी चीजों को देखा जाएगा। तो ये जरूर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखने वाली बात होगी कि अब जब अगली हेयरिंग होगी, अगली जो सुनवाई होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है और सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मसले पर सुनवाई करता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है। है तो एक तरफ मायूसी फिर से छा गई है। हमारे साथ अजय चौहान हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट एक अहम सुनवाई करती है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। क्या कुछ सवाल है जिसके जवाब को अब उत्तर प्रदेश सरकार को देना है? क्या कुछ वो सवाल है? और क्योंकि अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है। बिल्कुल सोचिए, देखिए अगर बात करें शिक्षक का, शिक्षक ऐसा इंसान है जो लगातार अपने बच्चों को पढ़ाता है, लंबे समय से पढ़ाई कराता जा रहा है। ऐसे में 69,000 शिक्षार्थी जो लगातार धरना प्रदर्शन पे थे, वो लगातार शिक्षाओं में चलता है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद थी कि इन्हें कहीं ना कहीं हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार जब सरकार से पूछा गया आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि 60% और 65% का जो मामला है वो निश्चित रखा गया है, लेकिन जो 40% और 45% का जो मामला है वो कहीं ना कहीं उछलता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना है कि जो बीएड के छात्र थे उन्होंने परीक्षा पास की थी और 2018 में ये जो भर्ती शुरू हुई थी, तो ऐसे में जब जांच की गई तो कहीं ना कहीं कुछ मामला सामने आया था जिससे लेकर के इन जो शिक्षक है उन पर कार्रवाई की गई। तो देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को अभी सुरक्षित रख लिया गया है। अगली सुनवाई में क्या फैसला होता हो सकता है कि शिक्षकों जो 65% का जो मामला है वो सामने आएगा, लेकिन लगातार कहीं को कहना है कि जितने भी शिक्षक जो थे वो सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, सभी को दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि अपने लगातार काफी समय से ये जो शिक्षक है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। या तीसरी बात है तो देखना भी होगा कि ये उम्मीद है उनकी कुछ जाएगी जरूर है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल अजय, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी है। बिल्कुल, देखिए लिखित जो समस्याएं जो सामने आया, जो जांच के विषय में जो सवाल सामने आ रहा है कि आखिरकार जांच के अंदर क्या क्या पाया गया था, उस समय की जो भर्तियां हुई थी, क्योंकि उस भर्तियों के समय में कहीं ना कहीं जो संज्ञान था, मामला आया था, उसकी जांच की गई थी, तो वो पूरी अब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट दी गई थी हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद अब पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद उनको देना होगा, क्योंकि लगातार उनका आएगी कहाँ पर टूटी है, कहाँ पर समस्याएं जो सामने आई थी, जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई हो या फिर बीएड की परीक्षा के बाद, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आती नजर आई थी। क्योंकि जो शिक्षक हैं वो लगातार उनका प्रयास है कि हमारी जो शैली है वो भी रुकी हुई है, घर कैसे चलेगा, समस्या बहुत साल कुछ अध्यक्षों ने कहा है कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि सभी शिक्षक अपने घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, जो उनका वेतन है वो रोक दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह से सुनवाई चली है और कहा गया कि पूरी जो तैयारी है वो अगले जो तारीख है उसमें पूरी बात कही जाएगी, लेकिन उनका पूरा डाटा मांगा गया, पूरी रिपोर्ट दोबारा से मांगी गई है कि क्या क्या कमियां थी, किस तरह से आपको यहाँ से ये नजरअंदाज किया गया। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या अगली तारीख को जो दस्तावेज है पूरे दिए जाएंगे, क्योंकि 40% 45% को भी बीएड की परीक्षा में पास किया गया था। तो देखिए कहीं ना जाए 60% की मार्क्स लाने वाले और वही 40% मार्क्स लाने वाले, ये सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल प्रियम, 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है,
23 सितंबर को जब अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल श्रुति, देखिए 23 सितंबर को जो अब अगली सुनवाई होगी तो उसमें माना जा रहा है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से दलीलें रखेंगे, अपने अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। सरकार की तरफ से भी पक्ष माना जा रहा है कि तब तक रख दिया जाएगा और उसमें देखना होगा कि सरकार का सबसे, देखिए इस पूरी जो बहस है, जो पूरा इस मामला है, इसमें सरकार का जो रुख है वो सबसे अहम रहने वाला है कि सरकार क्या कुछ इसमें तथ्य देती है, क्योंकि सरकार को यह भी बताना होगा कि किस आधार पर जो है वो पहले 69,000 शिक्षकों की जो है भर्ती की गई थी, क्या उस समय जो आरक्षण के जो पैमाने थे उनमें कितनी चीजें को फॉलो किया गया, नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो उसके पीछे की लापरवाही क्या थी, क्यों ऐसा नहीं किया गया। तो इन सभी चीजों को सरकार को भी जवाब देना है और बाकी दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, चाहे वो चयनित शिक्षक हो जो मौजूदा वक्त में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या फिर वो अभ्यर्थी हो जिनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उनके पक्ष में आएगा और उसके बाद उनको जो है वो नौकरी मिलेगी, तो वो दोनों पक्ष अपने अपने जो है वो दलीलें वहां पर रखेंगे। देखना होगा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कुछ इस पूरे मामले के ऊपर रहता है, लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि 23 सितंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका ये संघर्ष लगातार चल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय चौहान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रियम, आगे भी आपका रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई हुई है और अब उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, देखना बेहद अहम होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ खास निकलकर, खासतौर पर अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश 6 साल में बनेगा देश का फूड बास्केट। योगी सरकार लगातार कर रही उत्पादन बढ़ाने का प्रयास, अधिकतम न्यूनतम उत्पादन का गैप बांटने का यह कार्य चल रहा है। कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर फोकस किया जा रहा है। 4,000 करोड़ के निवेश से 30% उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश 6 साल में देश का फूड बास्केट बनने जा रहा है। योगी सरकार हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव करती हुई लगातार नजर आ रही है और ऐसे में अब फूड बास्केट में भी, तो देश में अब फूड बास्केट बनेगा। 6 साल में बनेगा देश का फूड बास्केट उत्तर प्रदेश। तो लगातार हमारे साथ प्रियम पाठक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रियम, उत्तर प्रदेश 6 साल में देश का फूड बास्केट बनने जा रहा है, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। खासतौर पर उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में तो लगातार प्रयास करती हुई योगी सरकार नजर आ रही है। तो क्या कुछ आगे की किस तरीके से बनेगा 6 साल में फूड बास्केट, क्या कुछ कदम है महत्वपूर्ण? बिल्कुल श्रुति, देखिए उत्तर प्रदेश को सभी चीजों में नंबर 1 लाया जाए, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पहले दिन से जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, उसके बाद से ही उनकी प्राथमिकताओं में रहा है कि सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को जो है जो बेहतर है, सकारात्मक क्षेत्र है, उनमें नंबर 1 पर लाया जाए और इसी को लेकर लगातार वो प्रयासरत भी है। और अब कहीं ना कहीं कि फल उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो उत्तर प्रदेश को कैसे देश के अंदर सर्वाधिक सबसे आगे किया जाए, सर्वाधिक फल उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश के किया जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश का फूड बास्केट के तौर पर डेवलप करने का जो प्लान है वो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि अगले 6 साल में जो है उत्तर प्रदेश को देश का फूड बास्केट जो है वो बनाया जाएगा और इसको लेकर तरह तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, जो प्रोत्साहन है वो किए जा रहे हैं, जो निवेश है वो इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या है और ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक तरफ जहां प्रचुर मात्रा में श्रम की जो उपलब्धता है वो उपलब्ध है, वहीं एक बाजार है बड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिमांड भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पादन करने की क्षमता सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, कई सारी अन्य नदियां हैं जिनके जरिए जो है ये फल उत्पादन में जो है वो मदद मिल सकती है। उर्वरक भूमि है, सभी मौसम यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने की कह सकते हैं कि जितने भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता है, वो सभी कुछ उत्तर प्रदेश के पास में उपलब्ध है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में भी बेहतर प्रयास किया जाए ताकि ये उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश के अंदर एक फूड बास्केट के तौर पर उभर कर सामने आए और इसको लेकर सरकार अब लगातार प्रयास में जुट गई है। सरकार ने लक्ष्य रखा है उपयोग करते हुए
उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार 6 साल में ये लक्ष्य रखी है फूड बास्केट बनाने का। और ये भी है कि कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर भी खास फोकस किया जा रहा है। तो क्या कुछ कदम उठाया जाएगा ताकि इन 2 जिलों का उत्पादन जो प्रतिशत है वो बढ़ पाए? देखिए श्रुति, जिन क्षेत्रों में उत्पादन अभी कम हो रहा है वहां पर क्या कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। जिसमें माना जा रहा है बुंदेलखंड, चूंकि ज्यादातर वो सूखा एरिया माना जाता है और इसलिए वहां पर उस तरीके से उतनी बड़ी संख्या में उत्पादन नहीं हो पाता है, और इसी तरीके का कुछ हाल जो है वो पूर्वांचल में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन दोनों ही क्षेत्रों पर विशेष तौर पर सरकार की नजर है और वहां पर विशेष तौर पर कई तरीके की योजना चलाकर विशेष तौर पर प्रोत्साहन कर 4,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो देखना बेहद अहम होगा कि कब तक ये लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, क्योंकि 6 साल का एक टाइमलाइन भी बताया गया। बहुत शुक्रिया प्रियम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो उत्तर प्रदेश 6 साल में फूड बास्केट बनने जा रहा है और ये लक्ष्य योगी सरकार के द्वारा रखा गया है। खबरों बढ़ते आगे। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं हुआ गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। कलायत से अनुराग डांडा को टिकट दिया गया है। बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच आपके प्रत्याशी बनाए गए हैं। महेंद्रगढ़ से मनीष यादव आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह को टिकट दिया गया है। भिवानी से इंदु शर्मा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो लगातार ये अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा, लेकिन अब दोनों के बीच सहमति नहीं बनी है सीटों को लेकर। तो हमारे साथ स्टेट हेड संदीप शर्मा हरियाणा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। लगातार ये अटकलें चल रही थी संदीप की गठबंधन बन जाएगा इन दोनों के बीच और हरियाणा विधानसभा दोनों पार्टियां एक साथ लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आखिर कहां कमी रह गई? जी देखिए, अगर हम बात करें तो पुख्ता तौर पर ये चीज नहीं सामने आई है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि गठबंधन की कहीं ना कहीं इनकी आपस में बात चल रही थी दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ। और अभी कुछ देर पहले आधिकारिक बयान भी आया है डॉक्टर सुशील गुप्ता का कि उनकी बीजेपी की और अन्य दल के नेताओं असंतुष्ट नेताओं के साथ जो है अभी बात चल रही है मिलकर चुनाव लड़ने की और या मिलकर सरकार बनाने की, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर ये चीज नहीं सामने आई है कि गठबंधन होगा या होगा नहीं होगा। लेकिन तो कहीं ना कहीं किस तरीके से देखा जाए संदीप? जी माफ कीजिए, समझ नहीं आया जी। तो अब 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब 20 उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब गठबंधन बनता है या फिर नहीं बन पाता है, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।